तो बेसिकली आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, कंडीशनल फंक्शंस, बेसिकली इफ फंक्शन पे हम बात करेंगे। तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है? एक जनरल टर्म में अगर हम बात करें, व्हाट इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट? जहां पे वी प्रोवाइड अ कंडीशन या वी प्रोवाइड अ इक्वेशन, उस इक्वेशन को जो भी फुलफिल करेगा या जब फुलफिल होगा या जब फुलफिल नहीं होगा, दो सिचुएशन हो सकते हैं कि तुम्हारा गिवन इक्वेशन फुलफिल हो रहा है या तुम्हारा गिवन इक्वेशन फुलफिल नहीं हो रहा है। अगर फुलफिल होता है तो क्या एक्शन होना चाहिए, और फुलफिल नहीं होता है तब क्या एक्शन होना चाहिए। सो कंडीशनल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड यू अल्टरनेट पाथ्स, और एक्सेल में कंडीशनल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने के लिए हम इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। बट सिर्फ इफ पे बात नहीं करेंगे हम, देयर आर फ्यू अदर सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस, बेसिकली नॉट सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस एज इन लाइक एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया, ठीक है, के चीजें या ऑपरेटर्स, जनरली तुमने अगर देखा होगा, पढ़ा होगा, एंड ऑपरेटर होता है, और ऑपरेटर होता है, ठीक है। एंड का काम क्या होता है कि अगर आप दो तीन कंडीशंस एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे हो एंड में, तो जब ओवरऑल कंडीशन तभी ट्रू होती है जब सारी इंडिविजुअल कंडीशंस एक साथ ट्रू, ठीक है। दैट इज द लॉजिक फॉर एंड। और में हम क्या करते हैं, अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं जो और के साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम, तो कोई भी एक कंडीशन ट्रू होने पे आपकी ओवरऑल कंडीशन ट्रू हो जाती है, ठीक है। अभी देखते हैं कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो डेटा है मेरे पास, अगर तुम ध्यान से देखो डेटा में क्या क्या दिया हुआ है। टेन्योर दिया हुआ है, टेन्योर इज बेसिकली इन ईयर्स। सो जो भी एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज का नाम ये रहा है ना, उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग्स है मेरे पास, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग के हिसाब से कितने साल से वो काम कर रहे हैं, वी आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि ये एम्प्लॉयज अभी भी वर्किंग है, ठीक है, इन एम्प्लॉयज ने अभी छोड़ा नहीं, ठीक है। रेटिंग इज बेसिकली द लास्ट ईयर रेटिंग दैट दे गॉट। अभी करंट ईयर का भी रेटिंग सीजन चल रहा है, ठीक है, मार्च के आसपास सबकी एनुअल रेटिंग्स आती हैं, इंक्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है। सो इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो क्या होगा कि हम प्रमोशंस डिसाइड करने वाले हैं, एंड प्रमोशंस विल बी बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर रेटिंग्स। तो ये रेटिंग्स है, और प्रमोशन के कुछ क्राइटेरियाज हैं, ठीक है। देयर कैन बी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रमोशंस, हर एक प्रमोशन का अपना स्पेसिफिक क्राइटेरिया है जो उसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। एच पे हम आएंगे, आई टॉक अबाउट दिस लेटर। लेट्स टॉक अबाउट आई। आई में कंडीशन क्या कहती है, अगर रेटिंग 3 से ज्यादा है तो यस आप उसको प्रमोट कर दोगे या उसको प्रमोट कर दिया जाना चाहिए, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, फॉर एग्जांपल अगर मैं रवि की बात करूं, ठीक है, रवि का रेटिंग कहां पे है, G3 में, है ना। तो हम लिखते हैं इक्वल टू, और जैसा मैंने बोला कि इफ इज द कंडीशनल स्टेटमेंट इन एक्सेल, मैं लिखता हूं इफ। अब जैसे ही तुम इफ लिख के ब्रैकेट दोगे, नीचे उसका पूरा फॉर्मूला आ जाता है, पैरामीटर्स क्या क्या लगेंगे। सो यू नीड अ लॉजिकल टेस्ट, उसके बाद फिर कॉमा दे करके आप वैल्यू, अगर वो ट्रू होता है तो क्या होना चाहिए, वैल्यू अगर वो फॉल्स होता है तो क्या होना चाहिए, ठीक है। दो चीजें हो सकती है, लॉजिकल टेस्ट अगर सही होता है तो, और अगर लॉजिकल टेस्ट फेल होता है तो। सो कैसे हम इसको रीच आउट करें, ठीक है, कैसे इस पे हम वर्कआउट करें। तो जैसे मैंने बोला, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इज कि यहाँ पे टेस्ट क्या है कि रेटिंग शुड बी ग्रेटर देन 3, और रवि का रेटिंग ये रहा, ठीक है, G3 में। अब ऑपरेटर्स बिल्कुल उसी तरीके से चलते हैं जैसे आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। तो व्हाट डू वी डू, या व्हाट डू वी नीड टू डू इज, हम यहाँ पे G3 को बोल रहे हैं कि अगर ये 3 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 3, कॉमा। अब अगर ये ट्रू होता है, या ट्रू होने के सेंस में हमें क्या करना चाहिए, हम लिख रहे हैं यस डबल नोटेड कॉमा में। कोई भी टेक्स्ट अगर आप दे रहे हो फॉर्मूलाज के अंदर, इट हैज टू गो इन डबल नोटेड कॉमर्स, ठीक है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, पहला चीज तो हमने एग्जीक्यूट कर दिया कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो यस हो जाएगा, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है
तो हमें यहाँ पे क्या दिखाना है, नो। अगेन इट्स अ टेक्स्ट, तो ये डबल नोटेड कॉमास में जाएगा। और मैं इसको एंटर कर रहा हूँ, जैसे ही मैंने एंटर किया यहाँ पे तुम देख सकते हो ये नो आ गया। ठीक है, अब ये नो क्यों आया है? प्लेन एंड सिंपल की रेटिंग जो है वो 3 है, 3 से ज्यादा होना चाहिए था। अगर ये 3 से ज्यादा होता तो हम कह सकते थे कि हाँ ये प्रमोशन के केपेबल है। ठीक है, इसीलिए ये नो हो गया। अगर इसमें इसको ड्रैग कर दूं, अब देखो ड्रैग करने से सब में इसने यस नो यस नो यस नो देना स्टार्ट कर दिया। रीजन बीइंग कि जब हमने ये कंडीशन एग्जीक्यूट करी थी तो हमने G3 को रिलेटिव रेफरेंसिंग में रखा था। अब रिलेटिव रेफरेंसिंग में रखने की वजह से क्या होता है कि आपका जो यहाँ पे जैसे ही ड्रैग होगा, ठीक है, यहाँ पे तुम देख सकते हो नीचे आते ही ये G3 से G4 हो गया। अब अगर ये G4 हो गया है तो इसका मतलब G4 के लिए एग्जीक्यूट किया जाएगा, G4 को टेस्ट किया गया 3 के अगेंस्ट में, चूंकि ये 3 से ज्यादा है तो ये ऑटोमेटिकली यस को कंसीडर करेगा। ये दोनों हम एजम्पशंस में डालते हैं वैल्यू कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये आ जाना चाहिए, और कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये आ जाना चाहिए। ठीक है, दैट इज हाउ इफ कंडीशन वर्क्स। ठीक है, जैसे मान लो टेन्योर के लिए करना है, ठीक है, टेन्योर ग्रेटर देन 10, अगर टेन्योर ग्रेटर देन 10 है तो हमें क्या चाहिए, प्रमोशन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो टेन्योर ये रहा, हम कह रहे हैं शुड बी ग्रेटर देन 10, 10 से ज्यादा होना चाहिए, कॉमा, अगर ये हो जाता है तो यस प्रमोशन होगा, नहीं तो नो, नहीं होगा, है ना। ठीक है, नाउ व्हाट इफ द कंडीशन इज अ लिटिल कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स एज इन जैसे तुम यहाँ पे देख सकते हो टेन्योर ग्रेटर देन 10 एंड रेटिंग ग्रेटर देन 3, एंड जैसा मैंने बोला कि एंड एग्जीक्यूशन कैसे होता है कि जो भी छोटी छोटी कंडीशंस है वो सारी कंडीशंस एक साथ एग्जीक्यूट होनी चाहिए। ठीक है, और ये छोटी छोटी कंडीशंस कैसे एग्जीक्यूट होंगी, इसके लिए हमें पहले इंडिविजुअल एलिमेंट्स को कंबाइन करना पड़ेगा एंड के साथ। तो वो कंडीशन कैसे लिखेंगे, पहले हम कंडीशन पे बात करते हैं, स्पेसिफिक कंडीशन कैसे लिखा जाए। सो स्पेसिफिक कंडीशन कब आएगी, जैसे टेन्योर है, ठीक है, अभी टेन्योर कहाँ पे है, टेन्योर इज इन C3 एंड शुड बी ग्रेटर देन 10, ये एक कंडीशन हुआ। और दूसरा कंडीशन क्या है कि G3 शुड बी ग्रेटर देन 3, और ये दोनों एंड में है। अब एंड को कैसे लिखा जाए, एंड को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले एंड लिख लेते हैं, ठीक है, ब्रैकेट दिया, इसके अंदर आप लॉजिकल कंडीशंस कॉमा दे दे के लिखोगे। तो पहला लॉजिकल कंडीशन तो यही है C3 ग्रेटर देन 10, दूसरा लॉजिकल कंडीशन है रेटिंग के ऊपर शुड बी ग्रेटर देन 3, इसको हम देख सकते हैं ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स दे रहा है, which is just indicative कि overall condition या तो false है, overall condition या तो true है। And how can we be certain अगर इन दोनों में से कोई भी condition false होती है तो ये overall false हो जाएगा, and तभी true होगा जब आपके individual conditions true होता है। तो जैसे C5 ग्रेटर देन 10 यहीं पे फॉल्स हो गया, देख सकते हो तुम, सॉरी C3 ग्रेटर देन 10, C3 ग्रेटर देन 10 नहीं है, 4 है। अगेन रेटिंग दोनों ही फॉल्स है, इनफैक्ट कोई भी एक फॉल्स होता तो फॉल्स हो जाता। अगर ट्रू है, ट्रू इसीलिए है क्योंकि रेटिंग भी 3 से ज्यादा है और टेन्योर भी 10 से ज्यादा है। सो एंड यहाँ पे ट्रू दे रहा है, बट हमें ट्रू फॉल्स नहीं कैलकुलेट करना, दैट इज नॉट आवर ऑब्जेक्टिव। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें इस टेन्योर के बेसिस पे या ये जो रिजल्ट मैंने डिराइव किया है ट्रू फॉल्स का, इससे इसको मैं इफ के अंदर में एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ और ये डिसाइड करना चाहता हूँ कि उसको प्रमोट किया जाना चाहिए कि नहीं। तो मैं लिख रहा हूँ इक्वल टू एफ, ठीक है। लॉजिकल टेस्ट या तो तुम डायरेक्टली यहां से ले सकते हो जो लॉजिकल टेस्ट आ चुका है, वरना इसके अंदर अगर लिखना चाहो तो एंड लिखना होगा हमें, टेन्योर ग्रेटर देन 10 एंड
ये अब पूरा मेरा कंडीशन हो गया, और अगर ये है तो यस, दोनों। तुम देख सकते हो यहाँ पे यस नो यस नो यस नो आ गया, ठीक है। कहीं ना कहीं ट्रू फॉल्स जो एक डिफॉल्ट वैल्यू थी, हम उसको ओवरराइट कर रहे हैं इफ का हेल्प से, ठीक है। अगर तुम देखो अगर ध्यान से, तो फॉल्स की जगह पे नो आ गया, ट्रू की जगह पे यस यस यस। अब यहाँ पे तुम कुछ भी टेक्स्ट डाल सकते थे, क्योंकि मैंने यस नो डाला है तो यस नो आ रहा है। अगर तुम कुछ और प्रमोटेड नॉट प्रमोटेड ऐसे करके डालना चाहो तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो वो हमारे हाथ में, लेकिन कंडीशन कैसे एग्जीक्यूट होगी या कंडीशन का इक्वेशन क्या होगा, वो बनाना तुमको आना चाहिए। नाउ सिमिलरली, जैसे ये तो एंड के साथ किया था हमने, अगर मेरे को और के साथ एग्जीक्यूट करना है तो मैं और के साथ भी कर सकता हूँ। सिमिलर होगा काफी, और 10 और ग्रेटर देन 10, रेटिंग ग्रेटर देन 3। अगर ये हो जाए तो आप यस कर दो, नहीं तो तुम कर दो, है ना। अब यहाँ पे तुम देखोगे अगर एंड और में फर्क कहाँ पे हुआ, जैसे यहाँ पे फर्क आ रहा है, ठीक है। अब ये क्यों हुआ, तो रेटिंग तो यहाँ पे 3 से कम है, पर टेन्योर 10 से ज्यादा है। एक कंडीशन ट्रू है, एक कंडीशन फॉल्स है। अब एंड में दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, जितनी भी कंडीशन है सब छोटी छोटी कंडीशंस मिला करके सब ट्रू होने चाहिए, तो ही एंड ओवरऑल ट्रू होता है। पर और के केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। और के केस में तुम्हें क्या चाहिए, और के केस में तुमको कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो जाएगी तो आपका ये पूरा कंडीशन ट्रू हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अब आते हैं रेटिंग पैरामीटर। सो रेटिंग पैरामीटर क्या कहता है, रेटिंग पैरामीटर इज बेसिकली एसोसिएटेड विद द फैक्ट कि अब हमें रेटिंग पे इवैल्यूएशन करना है, और उसका यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है कि अगर रेटिंग 3 से कम है तो वो एक रिमार्क वहां पे आना चाहिए विच इज बी में, मतलब बिलो एक्सपेक्टेशन। अगर तुम्हारा रेटिंग जो है वो 3 के बराबर है, ठीक है, तो वहां पे रिमार्क आना चाहिए एमई विच इज मीटिंग एक्सपेक्टेशन। और अगर 3 से कम है तो, सॉरी 3 से ज्यादा है तो अबव एक्सपेक्टेशन। नाउ अभी तक हम लोगों ने जो भी कंडीशंस लिखे थे, ठीक है, अगर मल्टीपल कंडीशन भी थी तो अलग अलग कॉलम में थी, सेम कॉलम में नहीं थी। अभी मेरे को सेम कॉलम के लिए 3 अलग अलग रिमार्क्स जनरेट करने हैं। जब ऐसी सिचुएशन है या ऐसी सिचुएशन होगी तो आप एंड या और नहीं लगा सकते वहां पे, क्यों? क्योंकि वो तो सेम कॉलम पे एग्जीक्यूट करना है हमें। अगर सेम कॉलम पे एग्जीक्यूशन चाहिए तो एंड और की जगह पे हम क्या यूज करते हैं, देयर इज नो अदर फंक्शन, कोई अलग से फंक्शन नहीं है इसका, बट देयर इज अ स्पेसिफिक फीचर, ठीक है। इफ के अंदर में आप मल्टीपल कंडीशंस एग्जीक्यूट कर सकते हो। कैसे? जैसे मान लो मैं लिख रहा हूं इफ, ठीक है। अब स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या है,
लॉजिकल टेस्ट सबसे पहले लिखना होता है। मान लिया रेटिंग, और मैं कह रहा हूँ कि अगर ये रेटिंग 3 से कम है तो क्या आ जाए, बी विच इज बिलो एक्सपेक्टेशन। अब दो चीजें और है चेक करने के लिए, ठीक है, अबव एक्सपेक्टेशन एंड मीटिंग एक्सपेक्टेशन। तो दो चीजें और एग्जीक्यूट कब होंगी, जब मेरे पास उतना जगह होगा ना। यहाँ पे एक ही पैरामीटर फिल करने के लिए अभी मेरे पास जगह है, वैल्यू इज फॉल्स। और ये अगर मैंने डाल दिया कि चलो ठीक है वैल्यू फॉल्स हो जाएगा, लेकिन अभी भी मेरे पास दो कंडीशन है एग्जीक्यूट करने के लिए। सो हाउ टू अचीव दैट, तो हम एक और इफ लिखते हैं, ठीक है। इफ के अंदर एक और इफ लिख दिया तो मेरा एक और लॉजिकल टेस्ट देने का जगह बन गया, उसके बेसिस पे एक और मेरे पास वैल्यू इफ ट्रू वैल्यू इफ फॉल्स आता है, ठीक है। सो अब मैं सेकेंड वाली कंडीशन डालूंगा, रेटिंग इक्वल्स टू 3, अगर 3 के बराबर है तो। So what we are going to do is, अगर 3 के बराबर है तो एमी मीटिंग एक्सपेक्टेशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर ये अब देखो ये एग्जीक्यूशन जो होगा वो लेफ्ट से राइट की तरफ होगा, तो पहले वो अंदर आएगा, इस वाले कंडीशन को चेक करेगा, G3 लेस देन 3 इज, क्या ये है, यहाँ पे G3 3 से कम है, बी यहाँ पे खत्म हो जाएगा। बट अगर मान लो ये 3 से बड़ा होता, मान लो यहाँ पे 6 होता या 5 होता, ठीक है, तो हम क्या करते, या तो ये क्या करता, कैसे एग्जीक्यूशन होता, ये अंदर आता 5 इज ग्रेटर देन 3, मतलब ये यहाँ पे नहीं रुक सकता, आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे आता 3 के बराबर भी नहीं है तो और आगे आता, विच मीन्स कि अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आप अबव एक्सपेक्टेशन डाल सकते हो। अच्छा, ब्रैकेट क्लोज करने के लिए देखो एक चीज समझने वाली है कि हम अंदर से बाहर की तरफ आते हैं और पेयर्स में हमारे ब्रैकेट्स चलेंगे। तो ये यहाँ पे क्लोज हुआ और ये यहाँ पे क्लोज हुआ, ठीक है। ये हाईलाइट भी हो जाता है कि एग्जैक्टली कौन सा वाला क्लोज हो रहा है, ठीक है। दैट गिव्स मी एमी, क्योंकि ये 3 के बराबर है ना। सिमिलरली इसको अगर मैं ड्रैग करूं यहाँ पे तो क्या आएगा, ए बी बी एंड सो ऑन, ठीक है। सो नेस्टेड इफ में आप कितने भी इफ कंडीशंस लिखते चले जा सकते हो, गिवन द फैक्ट कि आपके पास कितने कंडीशंस हैं अकोमोडेट करने के लिए। और जितनी बार भी आप इफ के अंदर इफ लिखोगे आप एक एक्स्ट्रा कंडीशन चेक कर पाओगे, ठीक है। तो ये हो गई बात, अगर आप इफ यूज कर रहे हो, एंड यूज कर रहे हो, और यूज कर रहे हो, ठीक है। नेस्टेड इफ कैसे यूज होगा, अच्छा इसमें एक और चीज है, नॉट। सो नॉट इज अ वेरी सिंपल फंक्शन। अगर मैं बात करूं, ये कंडीशंस नेगेट करने के लिए यूज होता है। नेगेशन मतलब जस्ट ऑपोजिट। नाउ फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेरी जो है ये कहती है कि डेजिग्नेशन, ये नॉट इक्वल टू का साइन, ठीक, लेस देन ग्रेटर देन, डेजिग्नेशन अगर मैनेजर नहीं है तो आप उसको प्रमोट नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब कोई भी बंदा अगर मैनेजर नहीं है तो उसको प्रमोट नहीं करना है। से सपोज मैं लिख रहा हूँ इक्वल टू इफ, नाउ डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन कहाँ पे, ये रहा, ठीक है। नॉट इक्वल टू के बजाय मैं लिख रहा हूँ इक्वल टू मैनेजर, ठीक है। से दिस इज द कंडीशन दैट आई एम एग्जीक्यूटिंग। अब मुझे चाहिए कि इट शुड नॉट बी अ मैनेजर।
सो अगर आपको कंडीशन रिवर्स करनी है, ऑपोजिट करनी है, ऑल यू नीड टू डू इज आप एक नॉट लिखो, यहाँ पे ब्रैकेट दो एंड ऑटोमेटिकली रिवर्स कर देगा। ठीक है, लेट्स सी। नहीं, अगर हाँ ठीक है, नहीं करना है, अगर मैनेजर है तो कर देना। ठीक है, डेवलपर के लिए नो हो गया, मैनेजर के लिए यस, असिस्टेंट मैनेजर के लिए नो। जहां पे मैनेजर है वहां पे तुमको सिर्फ यस दिखेगा, एंड दैट इज पॉसिबल क्योंकि मेरा कंडीशन मैंने नेगेट कर दिया था नॉट के हेल्प से। ठीक है, so sometimes you might have to use not to negate your condition, या कई बार ऐसा होता है कि हमने कोई बहुत लंबा चौड़ा कंडीशन लिखा है एंड देन यू रियलाइज कि नहीं, मेरे को इसका जस्ट ऑपोजिट चाहिए था, तो इंस्टेड ऑफ री राइटिंग दैट कंप्लीट इक्वेशन, ठीक है, कंडीशनल इक्वेशन, आप क्या कर सकते हो, यू कैन यूज नॉट। ठीक है, अब इससे हमें कहाँ कहाँ हेल्प मिलती है। अच्छा, कई बार तुमको ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, देयर कैन बी रिक्वायरमेंट इस तरीके का कि नंबर है और उसमें मेरे को आइडेंटिफाई करना है इवन कौन सा है, ऑड कौन सा है। वन इज अ कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है, तो से अगर वन दिख रहा है मेरे को, तो मेरे को उसके सामने रिमार्क डालना है कंपोजिट, एंड देन आई हैव टू चेक वेदर इट्स अ इवन नंबर और ऑड नंबर। अब सबसे पहली चीज है कि इवन और ऑड हम कैसे पता करते हैं, या व्हाट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवन एंड ऑड। बेसिकली अगर आपको कहीं पे भी ऑड या इवन चेक करना है या किसी भी नंबर से डिविजिबल, ऑड या इवन कैसे पता करते हैं, टू से अगर कोई नंबर डिविजिबल है तो वो इवन हो गया, अगर टू से डिविजिबल नहीं है तो वो ऑड हो गया। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज कि आप ये कैसे एग्जीक्यूट करोगे या कैसे देखोगे, कैसे समझोगे। सो व्हाट वी नीड टू डू इज हमें उसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। सो डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज द मॉड फंक्शन। मॉड फंक्शन रिटर्न्स द रिमाइंडर। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे टू से मैंने डिवाइड करके रिमाइंडर चेक किया, मुझे क्या दिख रहा है, जहां जब भी टू से डिविजिबल वाले नंबर से वहां पे वो जीरो रिटर्न कर रहा है। ठीक है, मतलब अगर कोई नंबर को मैंने टू से मॉड लिया, अगर वो जीरो रिटर्न कर रहा है तो वो एक इवन नंबर है, नहीं तो एक ऑड नंबर है, एक्सेप्ट फॉर वन वेयर वन इज अ कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, तो अब इसके बेसिस पे मेरे को ये रिमार्क्स यहाँ पे जनरेट करने हैं। अच्छा, पहली चीज की हमें डायरेक्टली चेक करना है कि क्या ये वन है या जीरो है या कुछ ऐसा है। सॉरी, यहाँ पे लिखना चाहिए मेरे को, मैं लिख रहा हूं इफ दिस इज इक्वल टू वन। अगर ये वन है, प्लेन एंड सिंपल आप कंपोजिट लिख दो, मुद्दा यहीं पे खत्म हो जाता है वन का। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या ये टू से डिविजिबल है या नहीं, तो हम फिर से एक इफ लिखेंगे, कंडीशन में मॉड आ गया, ठीक है, ए टू कॉमा टू, अगर ये जीरो के बराबर होता है तो क्या होना चाहिए, इवन। इवन, नहीं तो ऑड। एंड ये ब्रैकेट यहाँ पे बंद हुआ, ये ब्रैकेट यहाँ पे बंद हुआ, एंड यू हैव द रिक्वायर्ड आउटपुट।
देख लो, 2 इवन है, 4 इवन है, 3 ऑड है, 5 ऑड है, 7 ऑड है, और 1 के लिए कंपोजिट आ ही रहा है। ठीक। व्हाट इफ आई हैव अ सिस्टम इन दिस पर्टिकुलर मैनर, ठीक है, ये नंबर्स है मेरे पास, मुझे इवन नंबर्स का सम चाहिए, ऑड नंबर्स का सम चाहिए, सम ऑफ नंबर्स विद डेसिमल पॉइंट्स एंड सम ऑफ नंबर्स, ओके, सम ऑफ नंबर्स इन इवन सेल एड्रेसेस। ये कैसे कर सकते हैं? अगर मैं सबसे पहला वाला बात करूं, सम ऑफ इवन नंबर्स, पहले तो मेरे को एक लिस्ट चाहिए उन नंबर्स की जो इवन है, राइट? यहाँ पे तो इक्वेशन ही आउट ऑफ स्कोप हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इवन ऑड आइडेंटिफाई नहीं करना, वो लिस्ट निकाल करके उसका सम करके देना है। तुम्हारा रिक्वायरमेंट एक सिंगल वैल्यू की नहीं है, तुम्हारा रिक्वायरमेंट जो है दैट इज फॉर अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज। उसके लिए क्या करेंगे? अभी तक जितना फॉर्मुलेशन पे बात करा, अभी तक हमने जितना इक्वेशंस देखा, दे वर फॉर सिंगल वैल्यूज। तो जब भी तुम्हारे पास इस तरह का रिक्वायरमेंट होता है कि यू नीड मल्टीपल वैल्यूज इन आउटपुट, आपके पास एक सिंगल वैल्यू नहीं है आउटपुट में, यू नीड मल्टीपल वैल्यूज इन आउटपुट, तब हम एरे कैलकुलेशंस यूज करते हैं। तो एरे कैलकुलेशंस आर नो डिफरेंट, बस उनको एग्जीक्यूट करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, राइट? फॉर एग्जांपल, अब पहली चीज क्या है कि मुझे ये पता करना है कि इवन नंबर कौन कौन सा है, और इवन नंबर कैसे चेक करते हैं? इफ मॉड और मैं एक सिंगल वैल्यू ना लेकर के, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज पूरा रेंज ले लिया मैंने। मैं कह रहा हूँ पूरे रेंज में 2 से डिवाइड करने के बाद जहां जब भी 0 आ रहा है वो सेलेक्ट कर लिया जाए। दिस विल रिटर्न अ array of numbers. False, false, 4 false, 6 false, 8 false, 10 false, false, false। ठीक है, ये कैसे आया? तो मैंने F9 प्रेस किया है। F9 बेसिकली कुछ भी कैलकुलेट करने से पहले आपको फॉर्मूला बार में रिजल्ट शो कर देता है। ठीक है, नाउ जहां जहां पे भी फॉल्स आ रहा है वो फॉल्स तो मेरे को चाहिए नहीं, तो हम क्या कर देंगे, हम उसकी जगह पे 0 कर देंगे। हम ये कह रहे हैं कि अगर ये मॉड है तो नंबर उठा लो, नहीं तो 0 दे दो। अब अगर मैं F9 करूं, यू कैन सी सेट ऑफ वैल्यूज जहां पे सिर्फ इवन नंबर्स आ रहे हैं, 2 4 6 8 10। एंड इसका मुझे सम चाहिए, तो मैं सम फंक्शन लगाऊंगा। ठीक है, बट जैसा मैंने बोला कि इट्स एन एरे कैलकुलेशन, आप नॉर्मल एंटर नहीं करते, आप करते हो कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अगर आपको रिजॉल्व करना है, लास्ट में सारा फॉर्मूला लिख करके आप लिखते हो कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ठीक है, तो यहां पे मैंने अपने सेम फॉर्मूलाज यूज किए, इफ यूज किया, मॉड यूज किया, सम यूज किया, बट जैसे मैंने बोला कि हमारा चूंकि आउटपुट ऑफ यूसेज एक सिंगल वैल्यू नहीं था, ठीक है, आर आउटपुट ऑफ यूसेज वाज अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज, तो ये जो आउटपुट वैल्यू लिस्ट है उसके साथ काम करने के लिए आपको एरे कैलकुलेशंस पता होने चाहिए। एरे कैलकुलेशन में कुछ अलग नहीं है, बस एक सिंगल वैल्यू की जगह पे हम पूरा लिस्ट यूज करते हैं। ठीक है,
मॉड में मैंने वो पूरा लिस्ट डाला और मैंने बोला कि अगर वो लिस्ट जीरो सॉरी 2 से डिविजिबल है, मतलब वो नंबर्स वहां पे जीरो रिटर्न कर रहे हैं, तो उस लिस्ट की वो वैल्यूज उठा ली जाए, नहीं तो जीरो रिटर्न किया जाए। और मेरे को एक पूरा नंबर सेट आ रहा था, ठीक है, इवन नंबर्स का, उसके अलावा सब जगह पे जीरो जीरो। दैट इज फॉर इवन नंबर्स। अगर ऑड नंबर का निकालना है तो क्या करना चाहिए? ऑड नंबर्स का कैसे निकलेगा? एनी आइडिया? सर ये इज इक्वल टू 0 के बाद 1 होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही बात। इंस्टेड ऑफ जीरो हम क्या लेंगे? इट शुड बी इक्वल टू वन, क्योंकि मॉडुलस विद टू ऑफ एन ऑड नंबर विल रिटर्न वन। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, यही फॉर्मूला हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। कॉपी, और इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं पहले। सिर्फ एक ही चेंज होगा, वन, एंड कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अरे ओके, चेक क्या क्या नंबर्स आ रहे हैं इसमें। तो सर इसमें ये डेसिमल वाली वैल्यूज को अभी मतलब 3 6 नहीं नहीं, उनको थ्री काउंट नहीं पॉइंट करेगा। सिक्स नहीं करेगा। वैसे भी मतलब फ्रैक्शंस को हम प्राइम सॉरी ऑड इवन में नहीं कंसिडर करते। ऑड इवन होल नंबर्स के लिए ही एग्जीक्यूट होता है। ओके। ओके, ठीक है। सेम वी आर गेटिंग 30, बट वहां पे ऑड नंबर्स आ रहे थे, 1 9 वो सब आ रहा था। सम ऑफ नंबर्स विद डेसिमल पॉइंट। अब बारी आती है डेसिमल नंबर्स आइडेंटिफाई करने की। तो ऑड इवन आइडेंटिफाई करने के लिए हम मॉड यूज कर रहे थे, बट हाउ टू आइडेंटिफाई डेसिमल वैल्यूज, कि मेरे डेटा में डेसिमल वैल्यू कहाँ कहाँ पे है। क्या लगता है कैसे कर सकते हैं? अच्छा, एक ना तुम आगे हम जब बात करेंगे तो देयर विल बी अ सम इफ फंक्शन, सोचो उसके बारे में, तब तक मैं बताता हूँ सम इफ और इसमें क्या फर्क है। ठीक है, एक सम इफ फंक्शन भी आएगा। देखो, ये जो इफ कंडीशन है सम के साथ, या डायरेक्टली सम इफ की बात, सम इफ जब भी यूज होगा ना, वहां पे हम एग्जिस्टिंग कंडीशंस पे ही बात करेंगे, एग्जिस्टिंग नंबर्स पे ही बात करेंगे। इस तरीके से कैलकुलेशन करके और लिस्ट निकाल करके सम नहीं होता वहां पे। सम इफ में तुम्हारे सामने सामने नंबर होना चाहिए, तुम्हारे सामने सामने कंडीशन होनी चाहिए। तुम कंडीशन एग्जीक्यूट करके और उस पे सम नहीं करते कभी। तो अगर तुम्हारे पास सिनेरियोज ऐसे हैं जहां पे तुम्हें कुछ कैलकुलेशन पहले परफॉर्म करना है और फिर ऑन एक कंडीशनल या किसी कंडीशन के बेसिस पे पहले मुझे कैलकुलेशन परफॉर्म करना है और फिर सम करना है, ठीक है, और वो कंडीशन तुम्हारे सामने वाले वैल्यूज में नहीं दिख रही, थी उसका रिजल्ट तुम्हारे सामने शीट पे नहीं है जिस पे कंडीशन एग्जीक्यूट होनी है, ठीक है, तो वहां पे एरे फंक्शन ही यूज हो सकता है। अगर तुम्हारे पास एक सर्टेन वैल्यूज है, सम इफ जब करके दिखाऊंगा, सामने सामने वैल्यूज है, उस पर कंडीशन लगाई और रिजल्ट निकाल लिया, सम निकाल लिया, वैसे सिचुएशन में आप ये वाला सम इफ करोगे, ठीक है, वहां पे एरे फंक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है।
मैं बात कर रहा था डेसिमल पॉइंट्स कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। सम पे बाद में आएंगे, पहले नॉर्मल आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं। Sorry. तो नॉर्मली कैसे एग्जीक्यूट होता है, नॉर्मली एग्जीक्यूशन करने के लिए या कहीं पे भी किसी भी लिस्ट में डेसिमल वैल्यूज एक्सेल कैसे समझता है या डेसिमल वैल्यूज की सिग्निफिकेंस कैसे आती है, तो देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड ट्रंक। जैसे ये नंबर, ठीक है, इसका ट्रंक निकालता हूं मैं, क्या रिटर्न कर रहा है 3, ठीक है। एंड इफ आई एम टेकिंग, अच्छा ट्रंक करता क्या है, ये किसी भी डेसिमल नंबर का नियरेस्ट लोएस्ट होल नंबर देता है, ठीक है, नीचे वाला। और जैसे 3.6 है तो इसका नियरेस्ट लोएस्ट होल नंबर क्या है 3, प्लेन एंड सिंपल। अगर लेमन टर्म्स में समझे तो डेसिमल प्लेस हटा करके सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट को यहाँ पे छोड़ देना है। नाउ जब मैं डेसिमल वैल्यू की बात कर रहा हूँ, डेसिमल वैल्यू के केस में ट्रंक नियरेस्ट लोएस्ट होल नंबर देता है, लेकिन अगर कोई नॉर्मल नंबर है नॉन डेसिमल, सो इट विल रिटर्न द सेम नंबर, क्योंकि उसका तो कोई डेसिमल है ही नहीं। तो अगर किसी भी, अगर मान लो तुम्हारे पास एक सेल में एक नंबर है एंड यू आर नॉट श्योर वेदर इट्स अ डेसिमल नंबर और इट्स अ होल नंबर, ऑलवेज इक्वेट दैट नंबर विद द ट्रंक वैल्यू। मतलब अगर किसी भी सेल में नंबर जो है वो उसके ट्रंकेटेड वैल्यू के बराबर हो जाता, ठीक है, फॉल्स आया क्यों, क्योंकि इसकी ट्रंकेटेड वैल्यू 3 है और इसकी ओरिजिनल वैल्यू 3.6 है। लेकिन यही चीज अगर तुम एग्जीक्यूट करोगे से इसके जस्ट नीचे वाले के लिए, विच इज D12, D12 में क्या है मेरे पास 5, तो 5 इज इक्वल टू ट्रंक ऑफ 5 इज ऑल्सो 5। सो कहीं पे भी अगर तुम्हें आइडेंटिफाई करना है वेदर नंबर इज